हेलो गाइस, तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और फाइनली जो है एक दिन के जो एग्ज़ाम है दोनों शिफ्ट के हो गए हैं। और यहाँ पे जो हमारा तरीका था पढ़ने का कि कैसे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एनालिसिस करते हैं, उसके हिसाब से जो जो टॉपिक्स आए हैं उन्हीं के हिसाब से अपना सिलेबस बनाते हैं, वो इस बार बहुत अच्छे से काम किया है। तो आप में से जितने बच्चे भी पेपर दे के आए हैं, जो जो क्वेश्चंस मुझे बताए हैं, मतलब सब कुछ जो हमने पढ़ा है, खासकर अपने ऐप और वेबसाइट के कोर्स में, सब कुछ उसके अंदर से आया है। सारे के सारे टॉपिक्स उसके अंदर से आए हैं, एक्सेप्ट कुछ टॉपिक्स के जिसके बारे में हम इस वीडियो में आगे बात करने वाले हैं। तो ओवरऑल इस बार कैसा पेपर हुआ, इस दिन कैसा पेपर हुआ और आने वाले दिनों में कैसा पेपर होने वाला है, उसके बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे, किस किस प्रकार के टॉपिक्स आए हैं। और इसके अलावा वो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम लोग देखने वाले हैं एक्सप्लेनेशन के साथ, ताकि जो बच्चे भी इस वीडियो को देख रहे हैं और आगे उनका पेपर होने वाला है, तो भाई आप लोगों की थोड़ी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो ओवरऑल सारे टॉपिक्स हम लोग देखने वाले हैं, और जो पहले दिन के टॉपिक्स रहे हैं वही बाद के दिनों के भी होंगे, तो आप लोग परेशान ना होना। ऐसा मत समझना कि शुरुआत में ईजी आता है बाद में टफ आता है। इस बार लगभग सेम टू सेम रहने वाला है, लेकिन जैसे मैंने अभी बोला कि कुछ टॉपिक्स, कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आपके आउट ऑफ द सिलेबस रहेंगे। जैसे आप सबको पता ही होगा, कुछ मूवीज़ पे भी क्वेश्चंस बन करके आने लगे हैं, जो कि थोड़ा सा हास्यप्रद है। बट क्यों ऐसे आ रहे हैं, क्या आपको करना है, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। तो 25 जून को शिफ्ट 1 है, शिफ्ट 2 है, कैसा हुआ, किस किस प्रकार के पैटर्न के क्वेश्चंस आए, और उन क्वेश्चंस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो उन पे बेस्ड हैं उनको भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और इसके अलावा मैंने ऑलरेडी कोर्स बनाया हुआ है यूट्यूब के ऊपर भी, आप सबने आई एम श्योर देखा होगा। और नहीं देखा है तो अगले बार के लिए अगर तैयारी कर रहे हो तो पहले इसको देखना, और उसके बाद कोई भी आप पेड क्लास या बुक वगैरह खरीदना, तो आपको पूरा सीक्वल से बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। प्लस इस समय प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने का बहुत अच्छा समय है। जितना हो सके टाइम का सदुपयोग इसी में होगा। अगर 2-3 दिन बचे हैं आपके पेपर में, तो भैया जितना हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ। टेलीग्राम पे अवेलेबल है और व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है। और आप सब ने इस कम्युनिटी को बहुत एनरिच किया है, और 1 लाख से ज़्यादा बच्चे जो हैं इस कम्युनिटी पे कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे को सोल्यूशंस देते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, और क्वेश्चंस भी, मॉक टेस्ट भी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड वो लगाते रहते हैं। इसके अलावा हमारी ऐप है जिस पे हमारे पेड कोर्सेज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेक्शन वाइज अवेलेबल हैं, तो इन्हें भी आप लगा सकते हो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की और अच्छी प्रैक्टिस करना चाहते हो। उसके बारे में वीडियो के एंड में बात करेंगे। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं, और आपके जो आने वाले एग्जाम्स होंगे उसमें भी किस किस टॉपिक से ही क्वेश्चंस आएंगे। क्योंकि जैसा आपको पता है भाई, 10 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, और इन 10 सालों में मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पेपर्स हैं वो कलेक्ट किए हैं, सबकी आंसर की मिलाई है, सबका डेटाबेस बनाया है, सेग्रीगेट किया है, और पूरा पैटर्न जो है वो मुझे एक तरीके से पता है। और आई होप कि आप लोग भी जो मेरे वीडियोस देखते हैं उनसे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा उसी बेसिस पे हो रहा है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं मैथमेटिक्स की। तो देखो कुछ नया ऐसा नहीं है कि देखो ये टॉपिक आ गया वो टॉपिक आ गया, हालांकि डेली आपको ऐसे वीडियोस दिखते रहेंगे कि आज क्या आया आज क्या है, लेकिन देखो कुछ ऐसा नया नहीं है। सिंपल सी 3-4 चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है, और उसी के अंदर से आपका पेपर मैथ्स का आना है ना। तो नंबर सीरीज देखो भाई आपका आना है। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आए वो भी आपका भी आएगा, अगर आपका पेपर नहीं हुआ तो आपको अच्छा करना है। इसके अलावा जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट है, जो परसेंटेज का एक पार्ट है, तो परसेंटेज आपका ओवरऑल अच्छा होना ही चाहिए। इसके अलावा टाइम स्पेंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन आना ही आना है, और टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन आपका अच्छा होना चाहिए। तो ये कुछ प्रिडिक्टेबल टॉपिक्स हैं, और इन्हीं से ही क्वेश्चंस बनने हैं, कुछ भी ऐसा इसमें अनप्रिडिक्टेबल नहीं है। आगे बढ़ते हैं हायर एजुकेशन की। मैंने आपको पहले ही बताया है कि भाई जो आपका नेशनल फ्रेमवर्क ऑफ हायर एजुकेशन है, जिसमें आपकी पॉलिसी मेकिंग बॉडीज़ आती हैं, रेगुलेटरी बॉडीज़ आती हैं, एक्रेडिटेशन बॉडीज़ आती हैं, ये सब आपको अच्छी करनी है, और उसमें से कुछ ना कुछ आपका फुल फॉर्म बताओ या एस्टेब्लिशमेंट ईयर बताओ, ये आना ही आना है हायर एजुकेशन में। इसके अलावा एजुकेशन कमीशन से क्वेश्चन था, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो प्री इंडिपेंडेंस एजुकेशन सिस्टम में आता है उससे क्वेश्चन था। और इसके अलावा जो हमारा नेशनल क्रेडिट जो एनईपी का मान लो आप, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड जो कंसेप्ट हैं उससे क्वेश्चन आए। देखो भाई हायर एजुकेशन में कुछ चीज़ें तो प्रिडिक्टेबल हैं, जैसे फ्रेमवर्क हो गया, लेकिन ये सब जो चीज़ें हैं, किसी एजुकेशन कमीशन से क्वेश्चन आ गया, या कोई महाविहारा या विक्रमशिला है ना, नालंदा, इन सबसे क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन शायद आप नहीं कर पाएंगे। और इसे आप पक्का मान के चलो कि शायद आप नहीं कर पाएंगे। ये क्वेश्चन हमेशा ही आउट ऑफ द सिलेबस आते हैं। मतलब इन क्वेश्चंस को तैयार करने के लिए आपको इतना ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा कि आप एक हिस्टोरियन बन जाएंगे, इतिहासकार बन जाएंगे, तो इतना पढ़ना सेंसिबल नहीं है।
तो ये मान के चलो कि ये जो क्वेश्चन है ये आपके आउट ऑफ सिलेबस ही रहेंगे। अब इनको तैयार कैसे करना है या नहीं करना है, इसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले। आगे बढ़ते हैं आईसीटी पे। बिल्कुल प्रिडिक्टेबल है भाई कि मेमोरी की हायरार्की आपकी आनी ही आनी है, एंटीवायरस वायरस टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर आना ही आना है, वेब ब्राउज़र वगैरह कुछ आपके फुल फॉर्म आ जाएंगे, ये सब आना ही आना है, इसमें कुछ भी नया नहीं है और आने वाले पेपर में भी ये कंटिन्यू रहेगा यही पैटर्न। पीपल एनवायरनमेंट में भी सेम वही चीज़ है। वाटर पोल्यूशन आया, एयर पोल्यूशन का किसी ने अभी क्वेश्चन रिपोर्ट नहीं किया लेकिन आई एम श्योर आया होगा एयर पोल्यूशन भी। एयर पोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर पोल्यूशन इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियर पोल्यूशन के कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, कुछ नहीं आ सकते हैं, और इसके अलावा जो हमारे प्रोटोकॉल्स एंड गोल्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से क्वेश्चंस देखने को मिले। आपके पेपर में ज़रूरी नहीं है यही आए, आपके पेपर में कुछ दूसरे प्रोटोकॉल से जो है क्वेश्चंस आ सकते हैं, है ना। तो वो सारे प्रोटोकॉल्स आपको अच्छे से तैयार करने हैं जो जो इम्पॉर्टेंट हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो यहाँ पे ब्लूम्स टेक्सोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड्रागोजी पैडागोजी वगैरह इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ असेसमेंट मैंने आपको पिछली बार भी बताया कि ये नया टॉपिक इंक्लूड हुआ है। इप्सेटिव असेसमेंट एक नया टर्म आया है। इसके अलावा प्रोग्नोस्टिक एवेल्यूएशन हो गया, डायग्नोस्टिक, ये जो छोटे छोटे टाइप के असेसमेंट्स होते हैं इनसे अब बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बन के आने लगे हैं, तो इसको एक बार अच्छे से देख के जाना, ठीक है। इसके अलावा स्वयं और स्वयं प्रभा आप सबको पता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वाले पेपर में स्वयं प्रभा से क्वेश्चन आया, आपके पेपर में स्वयं से आ सकता है, मूक से आ सकता है। तो यहाँ पे जैसे मूक का एक एग्जांपल पूछ लिया, यूडेमी एक ओपन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वेबसाइट है जिसपे कि कई कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, बच्चे उन्हें खरीदते हैं और वो कोर्सेज देखते हैं। इसके अलावा कम्युनिकेशन की बात करें तो बच्चों ने बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन में क्या आया वो रिपोर्ट नहीं किया। उसका रीज़न ये है कि भाई कुछ बच्चों ने कहा कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन से कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन आया था, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन रिपोर्ट इसलिए नहीं हुए क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस अब आने लगे हैं कम्युनिकेशन में जो आपको पता भी नहीं लगेगा कि ये कम्युनिकेशन से हैं। जैसे कि हमारा मास मीडिया का जो सेक्शन है बिल्कुल आउट ऑफ द सिलेबस अब हो गया है कम्युनिकेशन भी, तो आपको बिल्कुल पता नहीं लगेगा कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है कहाँ से नहीं, कैसे तैयार करना है अभी हम लोग बात करेंगे। और इसके अलावा बैरियर वगैरह से, मतलब जो क्वेश्चन आपको पता चल जाएगा कि ये कम्युनिकेशन से है वो आप आराम से कर लोगे, वो बेहद ईजी होगा। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको पता भी नहीं लगेगा कि ये कम्युनिकेशन में है या नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मूवीज़ के क्वेश्चंस की हम लोग ने बात करी, RRR मूवी, बहुत बच्चों ने ऑप्शन लगाया, क्वेश्चन क्या था मुझे आइडिया नहीं है, बट ये जो क्वेश्चन है ये कहाँ से है तो आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा कि मूवीज़ की बात कहाँ से आ गई है यूजीसी नेट में। तो भाई देखो मूवीज़ जो है वो भी मास मीडिया का ही एक पार्ट है और इसीलिए मास मीडिया के अंदर इन्होंने मूवी डाल दिया जो पहले कभी नहीं डाला था। तो इसीलिए मैंने कहा कि आपको पता भी नहीं लगेगा कि ये क्वेश्चन जो है भाई इसको हम किस सेक्शन में कैटेगराइज करें। बट क्योंकि मैं 10 साल से एक एक क्वेश्चन को पेपर ऑन के अलग अलग शिफ्ट के क्वेश्चन सारे के सारे उनको कैटेगराइज करते हुए आ रहा हूँ, तो मैं क्वेश्चन पढ़ के ही बता दूंगा कि ये क्वेश्चन किस सेक्शन से आया है और एक्चुअली कितने सेक्शंस हैं, वो सारे सेक्शंस जो एक्चुअली आपके ऑफिशियल सिलेबस में भी नहीं लिखे हुए हैं, है ना। तो वो आपका मूवी का जो क्वेश्चन है और ऐसे और भी कई क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बिल्कुल कभी नहीं सुना होगा आपने, ऐसा टॉपिक कभी नहीं पूछा गया होगा, आपके आने वाले पेपर में भी आएंगे। बट कैसे इनको तैयार करना है, इनके लिए क्या करना है थोड़ी देर में बात करते हैं, पहले और हम लोग सेक्शंस को देख लेते हैं। उसके बाद बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग। बिल्कुल प्रिडिक्टेबल है, फैलिसीज आनी ही आनी है, हेत्वाभास आना ही आना है, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, इमीडिएट इन्फ्रेंस, स्टेटमेंट आर्गुमेंट का बेसिक्स, डिडक्टिव इंडक्टिव, कॉनोटेशन डिनोटेशन, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस आपके बनेंगे ही बनेंगे, है ना। खासकर फैलिसीज तो पक्का एक क्वेश्चन आएगा, बाकी जो है स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन या इमीडिएट इन्फ्रेंस में से एक क्वेश्चन आपका पक्का आएगा और हेत्वाभाषा भी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड की। तो रिसर्च एप्टीट्यूड भी प्रिडिक्टेबल है, टाइप्स ऑफ रिसर्च, सैम्पलिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाइपोथेसिस का आपका इंपॉर्टेंट है, मीन मीडियन मोड वगैरह से या जो कुछ न्यूमेरिकल जो है आ सकते हैं आपके। तो अगर आपको नहीं आता तो आप उसको छोड़ सकते हैं, परेशान होने वाली बात नहीं है। बट हाँ जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जैसे हाइपोथेसिस, टाइप्स ऑफ सैंपल्स, उसके नाम याद कर लो, सैंपल कितने प्रकार के हैं, प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी, तो आप ठीक ठाक स्कोर जो है कर ले जाएंगे। ओके, अब बात करते हैं ऐसे क्वेश्चंस की जो आउट ऑफ सिलेबस हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि भैया इनको कैसे तैयार करें या नहीं करें। तो मेरी आपको सलाह ये है कि उनको आपको तैयार नहीं करना है, थोड़ा खुश हो जाओ, अपने ऊपर से थोड़ा बर्डन हटा दो। हमारी जनरली अप्रोच ये होती है कि हम खूब अपने आप को बर्डन कर दें या खूब बड़े बड़े लक्ष्य बना दें और खूब मेहनत करने की कोशिश करें,
तो ही जो है बहुत एक आइडियल चीज़ होती है। बट ऐसा नहीं है, आपको हार्ड वर्कर से ज़्यादा स्मार्ट वर्कर बनना है। और 50 में से 50 आप क्वेश्चंस पेपर उन्हें कभी नहीं कर पाएंगे। एनटीए वाले भी नहीं चाहते हैं कि आप सारे क्वेश्चन पेपर उनमें कर लें, और यही रीज़न है कि वो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस डालते हैं। मैं आपको जो टारगेट दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ 50 में से आपको 35 क्वेश्चंस करने हैं। कुछ बच्चे जो मेरे से नहीं पढ़ रहे हैं, आप पहली बार मुझे हो सकता है सुन रहे हों, तो वो हो सकता है मन में कंसेप्ट बनाए मेरे लिए कि अरे ये सर तो सही नहीं बता रहे हैं भाई, 50 में से 35 तो ये सर ने बहुत कम बता दिया। भाई मेरे, मुझे लगता है कि आपने अपने आप को ओवर बर्डन कर दिया है। या हो सकता है आपने बहुत सारी जोशीली वीडियोस देख ली हैं कि नहीं करना है, फोड़ना है, या कुछ ऐसी वीडियोस देखी हैं कि 50 में से 50 क्वेश्चंस कैसे ठीक करें, या 50 में से 45 क्वेश्चन कैसे ठीक करें। भाई साहब ऐसा नहीं करना है। अगर आप ये सोच के चल रहे हो तो इतने आपके नहीं हो पाएंगे, है ना। 50 में से अगर आप 35 क्वेश्चंस भी निकाल लेते हो तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा स्कोर है। और जितने भी जेआरएफ वाले हैं आपके कॉलेज में वगैरह में, जिन्होंने भी जेआरएफ क्वालिफाई किया हो, जा करके उनसे एक बार पूछ लो कि तुम्हारे पेपर 1 में कितने क्वेश्चंस ठीक थे। मुझे लगता है 95% लोग आपको 35 के नीचे ही बताएंगे कि लाइक 35 क्वेश्चंस थे या मैंने 34 निकाल लिए। मतलब ये बहुत अच्छा है अगर 50 में से आप 35 या 34 क्वेश्चंस भी करके आ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस आते हैं और वो इसीलिए आते हैं ताकि भाई आप, ऐसा नहीं है कि पेपर 1 में बहुत ज़्यादा हाई रैंक ले गए और पेपर 2 में आपको कुछ आता भी नहीं था फिर भी आपका नेट हो गया या पीएचडी एंट्रेंस में हो गया। अब तो पीएचडी एंट्रेंस भी नई एलिजिबिलिटी आ गई ना, जिसमें बहुत कम परसेंटेज भी आपका होता है, तो आप पीएचडी के लिए एलिजिबल होते हैं। सोचो कि कोई व्यक्ति अगर पेपर 1 में 50 में से 50 क्वेश्चन कर ले जाता है और पेपर 2 में वो मान लो 100 में से केवल 30 क्वेश्चन ही सही करता है, 25 क्वेश्चन ही सही करता है, तो ऐसा हो सकता है कैटेगरी वगैरह लगा के वो पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाए। अरे भाई तुम 100 में से अगर 20 क्वेश्चन ही ठीक कर रहे हो तो तुम कैसे एलिजिबल हो पीएचडी के लिए। यही रीज़न है कि पेपर उनको जानबूझ के टफ बनाया जाता है। अब ये तरीका सही है कि नहीं है इस पर मैं कमेंट नहीं करूँगा कि जानबूझ के ऐसे फालतू के क्वेश्चंस डाल देना, क्योंकि एक एग्ज़ाम तो आपकी क्वालिफिकेशन हो गई, आपकी इंटेलिजेंस हो गई, उसको चेक करने के लिए बनाया जाता है ना, कि भैया आप कम स्कोर कर पाएँ, ज़बरदस्ती के फालतू क्वेश्चन डालें, इसलिए तो कोई एग्ज़ाम नहीं होता, इसलिए तो कोई असेसमेंट नहीं होता। तो अब ये चीज़ करना सही है या नहीं वो मैं नहीं कह सकता, बट हाँ ऐसा होता है कि भाई फालतू के क्वेश्चंस आपके डाले जाएंगे। 35 भी कर लो तो इनफ है। आई होप आपको समझ में आ गया। इसके अलावा दिसंबर का जो हमारा कोर्स है, बहुत बच्चे पूछ रहे हैं कि भाई अगला बार का जो हमारा पेपर है उसके लिए हमें क्या करना है, क्या नया कोर्स लॉन्च होगा। नहीं भाई, मेरी ये बार बार नए नए कोर्स निकाल के सनसनीखेज बढ़ाने की कोई भी मंशा नहीं है। हमारा जो ऑलरेडी कोर्स बना हुआ है, इस बार जैसे ही फाइनल आंसर की आएगी, ये पेपर्स इस बार के आ जाएंगे तो उनकी एनालिसिस करके इसी कोर्स को एनरिच कर दिया जाएगा। नए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हर टॉपिक वाइज इंक्लूड कर दिए जाएंगे। नए कंसेप्ट्स इफ़ एनी, यदि कोई आता है, एक आध कुछ कॉन्सेप्ट है मुझे लगता है नहीं नया डालना चाहिए, या मुझे लगता है जो वीडियो पहले की पड़ी है नहीं अब जो है और बेटर तरीके से एक नया वर्जन में मुझे इस टॉपिक का बनाना चाहिए, तो वो कोर्स पूरा अपडेट कर दिया जाएगा। जैसे घर को हम रेनोवेट करते हैं, बार बार हम नया घर नहीं बना देते हर साल, घर को ही रेनोवेट करते हैं अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, कि पहले 2 व्हीलर की पार्किंग थी, अब कार ले ली तो थोड़ी कार की जगह बना दी। सेम इसी तरीके से ये कोर्स अपडेट एंड एनरिच होता चला जाता है, जो कि इस बार की जो फाइनल आंसर की आएगी उसके 30 दिन के अंदर अंदर ये हो जाएगा। तो इसके लेक्चर्स फ्री हैं, एक बार देख लेना अगर आप दिसंबर की तैयारी कर रहे हो। और इसके अलावा अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, तो ये क्वेश्चंस का जो टेस्ट सीरीज ज़रूर से ले लेना। इसमें आपके हर एक सेक्शन के क्वेश्चंस आप अलग अलग टेस्ट सीरीज़ के फॉर्म में स्क्रीन पर लगा सकते हो, ताकि आपकी ऑनलाइन जो है प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, ठीक है। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस जो है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है हम लोग देख लेते हैं उन टॉपिक्स के आधार पे जिन पे कि ये क्वेश्चंस आए हैं। तो भाई सवाल को ध्यान से देखते हैं। जून 2024 में आया हुआ ये सवाल है, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, और ये थोड़ा अलग पैटर्न है, इसमें मैच द कॉलम करके कोडिंग डिकोडिंग दिया गया। तो पहले सेक्शन में यहाँ पे वर्ड्स दिए हैं जैसे बोल्ट, रिंग, सोल्ड एंड फ्रॉम, और यहाँ पे इनको कोड करके लिखा गया है 52, 50, 49 एंड 48, और आपको मिलाना है कि इसमें से कौन सा जो वर्ड है वो किस नंबर को से रिलेटेड है या किस नंबर को करस्पॉन्ड करता है। तो आपको क्या करना है, बहुत इजी है। आपको जब भी एग्जाम में आपके सामने ऐसा सवाल आएगा, आपको क्या करना है, आपको तुरंत एक ऐसे एक चार्ट बना लेना है, एक सीरियल वाइज आपको ऐसे बना लेना है। हर लेटर के आगे आपको नंबर लिख देना है। तो ए के आगे 1, बी के आगे 2, वैसे जल्दी से जल्दी तक आपको जेड तक
26 का आपका ये पूरा चार्ट बना देना है आपको अपने रफ वर्क पे। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए हम इस शब्द को लेते हैं जो कि है बोल्ट, BOLT। आपको क्या करना है, बी के बगल में जो नंबर है, ओ के बगल में जो नंबर है, एल के बगल में जो नंबर है और टी के बगल में जो नंबर है वो लिख देना। जैसे फॉर एग्जांपल बी के बगल में लिखा है 2, तो आप यहाँ पे 2 लिख दोगे। ओ के नीचे लिखा है 15, तो आप 15 लिख दोगे। फिर एल देखें तो एल के नीचे लिखा है 12, तो यहाँ पे आप 12 लिख दोगे। और टी के नीचे लिखा है 20, तो यहाँ पे आप 20 लिख दोगे। अब आपको ध्यान से ऑब्जर्व करना है कि यहां पे जो आंसर आया है वो इन नंबरों को क्या करने पे आया होगा। 99% केसेस में इन सभी नंबरों को जब आप प्लस कर देते हैं तो आपका आंसर आ जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में यही हो, बट यहां पे आप थोड़ा देखें ध्यान से, थोड़ा सा आप ऑब्जर्व करेंगे और 2, 15, 12, 20 को अगर आप प्लस करते हैं तो आप देखते हैं कि इसका टोटल जो है वो 49 आ जाता है। तो मतलब यही है, आपको डिकोड करने का तरीका मिल गया कि ये जो जितने लेटर्स हैं इन सबको आप नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे और जब आप इनको प्लस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो हमें पता चल गया बोल्ट के जितने भी नंबर्स हैं इनको जब हम प्लस कर दें तो 49 आता है, यानी ए का थर्ड होगा। और अगर ऑप्शन में देखें तो ए का यहाँ पे थर्ड लिखा हुआ है, इसलिए हमारा जो आंसर है वो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहीं पे ए का 3 है, बाकी किसी दूसरे ऑप्शन में ऐसा नहीं। लेकिन मान लीजिए किसी सवाल में होता है कि भाई मान लीजिए किसी दूसरे ऑप्शन में भी ए का थर्ड लिखा हो, ऐसे केस में आप जल्दी से किसी दूसरे वर्ड को भी लेके आप नंबर में कन्वर्ट करके उसे जोड़ लें तो आपको पता लग जाएगा कि इसका जो है आंसर क्या। जैसे फॉर एग्जांपल बी का यहाँ 4 आ रहा है, तो रिंग को जब आप इसके लेटर्स आप प्लस करोगे तो ये 48 आ जाएगा जब ये सारे आप नंबर्स प्लस करोगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया। कोडिंग डिकोडिंग बहुत ईजी है, भले मैच द कॉलम दिया हो या किसी भी दूसरे तरीके से आपको सारे लेटर्स को प्लस कर देना होता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 4 सही है। दिसंबर 2023 में आया हुआ ये क्वेश्चन है और हायर एजुकेशन में जो ब्रिटिश एजुकेशन है, या सॉरी ब्रिटिश एजुकेशन से पहले जो बुद्धिस्ट एजुकेशन है जिसमें हम महाविहारास की बात करते हैं, उसमें विक्रमशिला से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप सबको भी पता है जो हमारा प्री इंडिपेंडेंस एजुकेशन सिस्टम पार्ट है वो 3 भागों में बटा है। एक है हमारा वैदिक पीरियड, दूसरा है हमारा बुद्धिस्ट पीरियड और तीसरा है हमारा ब्रिटिश पीरियड। तो उसमें बुद्धिस्ट पीरियड में कई महाविहारास को हम लोग पढ़ते हैं, उसमें से विक्रमशिला के बारे में। तो देख लेते हैं एक बार, 2 स्टेटमेंट यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है द मोनेस्ट्री ऑफ विक्रमशिला possessed a university with 6 कॉलेजेस, यानी विक्रमशिला का जो महाविहारा या जो यूनिवर्सिटी है वो 6 छोटे छोटे कॉलेजेस को मिला करके बना हुआ था। स्टेटमेंट 2 कह रहा है विक्रमशिला वॉज वेल नोन सेंटर ऑफ तांत्रिक बुद्धिज्म एंड अट्रैक्टेड स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज। तो कह रहा है जो विक्रमशिला था वो सबसे ज्यादा फेमस था किस सब्जेक्ट के लिए, तांत्रिक बुद्धिज्म के लिए, यानी तंत्र विद्या यहाँ दी जाती थी। बहुत बच्चे तंत्र विद्या शब्द सुन के सोच सकते हैं यहाँ तंत्र मंत्र जादू टोना होता था, ऐसा नहीं है। उस समय तंत्र विद्या एक प्रकार का विज्ञान थी। जैसे हमारा शरीर है तो हमारा शरीर कई अलग अलग पार्ट्स में बटा हुआ है और हर एक पार्ट का अलग काम होता है और बॉडी के जो सारे पार्ट होते हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। तो एक सिस्टम को एक तंत्र बेसिकली बोला जाता है। तो एक सिस्टम की स्टडी करना बुद्धिज्म में एक पार्ट था, एक स्ट्रीम था जिसको बोलते थे तांत्रिक बुद्धिज्म। तो कह रहा है इसके लिए फेमस था और देश विदेश से, दूसरे देशों से भी लोग यहाँ पे पढ़ने आया करते थे। तो यहाँ सही जवाब है ये दोनों चीजें। तो थोड़ी सी चीजें आपको याद कर लेनी है क्वेश्चंस में से ही उठा के। मैं आपको जनरली हायर एजुकेशन में रिकमेंड नहीं करता हूँ कि हर एक चीज आपको आनी ही आनी चाहिए, और मैं यहाँ पे ये रिकमेंड करूंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है हायर एजुकेशन में लगाते लगाते आपकी ज्यादा नॉलेज बिल्ड हो जाएगी। आगे हम लोग जो है जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे आने वाले समय में, तो ऐसे भी आप क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें सेम बातें रिपीट हो रही होंगी। तो इस क्वेश्चन से आप इस बात को याद कर लीजिए कि तांत्रिक बुद्धिज्म में विक्रमशिला फेमस था और इसके अलावा 6 कॉलेजेस से मिलकर बना था। तो दोनों बातें यहाँ पे सही। ये क्वेश्चन जो है हायर एजुकेशन फ्रेमवर्क से लिया गया है, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
पिक द करेक्टली मैच्ड पेयर्स। कुछ संस्थान हैं या कुछ आप कह लो कि रेगुलेटरी बॉडीज हैं हमारे फ्रेमवर्क के अंदर, और वो किसको, कौन से स्ट्रीम को, कौन से सब्जेक्ट को रेगुलेट करती हैं, उसके बारे में क्वेश्चन है। तो यहां पूछ रहा है AICTE टीचर एजुकेशन को कंट्रोल करती है, ICSSR सोशल साइंस एंड रिसर्च को रेगुलेट करती है, NMC मेडिकल एजुकेशन को, NCTE टेक्निकल एजुकेशन को, और RCI स्पेशल एजुकेशन को। तो यहां पे समझ लेते हैं सही जवाब जो है वो है BCE। तो बी कैसे है? ICSSR में जो डबल एस है वो सोशल साइंस के लिए है, तो सोशल साइंस के रिसर्च को रेगुलेट करता है। इसके अलावा सी देखें तो मेडिकल एजुकेशन, यानी NMC का फुल फॉर्म होता है नेशनल मेडिकल कमीशन, तो वो इसको रेगुलेट करता है। और इसके अलावा RCI जो है उसका फुल फॉर्म है रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ये स्पेशल एजुकेशन को रेगुलेट करता है। बाकी के क्यों दो गलत हैं, जैसे AICTE NCTE, क्योंकि ये मिसमैच कर दिया है, ऊपर नीचे कर दिया है। AICTE कंट्रोल करता है टेक्निकल एजुकेशन को, जबकि NCTE कंट्रोल करता है टीचर एजुकेशन को। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। ये ICT का क्वेश्चन है, जून 2024 में क्वेश्चन आया, और ऐसा टॉपिक है जिसपे हर बार ही जो है क्वेश्चंस बनते हैं। तो आइए इसे ध्यान से समझते हैं। मेमोरी की हायरार्की जो है, स्पीड जो है, उसको आपको अरेंज करना है। यहाँ पे लिखा है जो कंप्यूटर कंपोनेंट्स हैं उनको रैंक करना है स्लो से फास्ट की ओर। यहाँ पे है CPU कैश, रैम, SSD एंड ऑप्टिकल ड्राइव। अब ये सारी मेमोरीज हैं, आप सबको पता है, और इनकी स्पीड्स मैंने आप लोगों को पढ़ाई हैं, कुछ स्लो होती हैं कुछ फास्ट होती हैं। तो आपको सबसे स्लो से फिर फास्ट की ओर जाते जाना है। ऐसे जो क्रम बनाने वाले क्वेश्चंस होते हैं बहुत सरल होते हैं। उसमें सबसे पहले आपको जो पहले क्रम की चीज है वो फाइंड आउट कर लो, और आखिरी क्रम की जो चीज है वो फाइंड आउट कर लो, आपका जो है आंसर मिल जाता है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको स्लो से फास्ट की ओर बढ़ना है। तो इन चारों में क्या आप बता सकते हो कौन सी सबसे स्लो है? तो अगर आपने मेरे से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि ऑप्टिकल ड्राइव जो है वो सबसे स्लो है। तो ऐसा ऑप्शन आपको यहाँ पे पिक करना है जिसमें शुरुआत में डी आ रहा हो। लकीली यहाँ पे क्या है कि जो डी है वो एक ही जगह आ रहा है और कोई जगह नहीं आ रहा, वो है ऑप्शन नंबर 1। लेकिन अगर मान लीजिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है और डी दो ऑप्शंस में लिखा है, तो आपको क्या करना होगा, आप एक बार सबसे फास्ट वाला भी मेमोरी ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे फास्ट होती है हमारी कैश, यानी कि कैश जो है वो आखिरी में, ए ऑप्शन जो है वो आखिरी में आना चाहिए। तो वैसे तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है जिसमें डी शुरुआत में है, जो कि सबसे स्लोएस्ट मेमोरी है ऑप्टिकल ड्राइव। उसके बाद है सी, ऑप्टिकल ड्राइव से फास्ट होती है SSD जो कि स्टोरेज होती है। उसके बाद है बी यानी रैम एक प्रोसेसिंग मेमोरी है इसीलिए फास्ट है SSD वगैरह से। और सबसे फास्ट होती है जो CPU के अंदर एक छोटा सा कैश होता है, तो वो आखिरी में आ गया ए, यानी कि हमारा पहला ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, सितंबर 2024 का क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से पीपल एंड एनवायरनमेंट के अंदर। यहां कह रहा है जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो किसके प्रोडक्शन से रिलेटेड है, रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ, किसके संरक्षण से, है ना, किसके बचाव से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो अगर आपने मेरे से पढ़ा है तो आपको पता होगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो जो हमारी ओजोन लेयर है, और ओजोन में भी जो गुड ओजोन है जो स्ट्राटोस्फेयर में होती है, उसके संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बना है। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, सही जवाब 4 हो जाएगा, स्ट्राटोस्फेरिक ओजोन लेयर। तो गाइस ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, अगस्त 2024 का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कह रहा है पीपल एनवायरनमेंट का ये क्वेश्चन है प्रोटोकॉल एंड एग्रीमेंट में से, और यहाँ कह रहा है दोहा अमेंडमेंट इज एन अमेंडमेंट टू। तो आप सबको पता है कि जो भी एग्रीमेंट्स एंड प्रोटोकॉल्स हैं उसमें कुछ देश मिल करके उनको कुछ टारगेट्स दिए जाते हैं, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग हो, चाहे वो ओजोन डिप्लीशन हो, अलग अलग संबंधों में, चाहे वो बायोडाइवर्सिटी हो। और कुछ कुछ सालों में उनकी मीटिंग होती रहती है, और उन मीटिंग में कुछ नई चीजें करे जाते हैं, नए चेंजेस, नए नियम, नए टारगेट्स दिए जाते हैं, और इन सब नए मीटिंग्स में ये जो नई बातें निकल के आती हैं उनको बोला जाता है अमेंडमेंट। तो अभी रिसेंटली एक जो हमारा कोई प्रोटोकॉल या अग्रीमेंट है उसका एक दोहा आपको पता है मिडिल ईस्ट में एक जगह है, वहां पे एक मीटिंग हुई सभी देशों की जो भी उसके मेंबर हैं, और एक नया अमेंडमेंट निकला जिसको हम बोलते हैं दोहा अमेंडमेंट। तो यहाँ पूछ रहा है कि ये दोहा अमेंडमेंट किसके अंदर आता है।
किसका एक संशोधन है ना। तो इसमें अगेन बताने के लिए कुछ नहीं है, बस रट लीजिए, ये क्योटो प्रोटोकॉल में आता है। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, अगर एक्सप्लेनेशन हम देखें कि 2012 में अडॉप्ट किया गया था 18th कॉन्फ्रेंस ऑफ COP इन दोहा कतर। तो कतर में एक जगह है दोहा मिडिल ईस्ट में, वहां पे ये हुआ था, और इसमें ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रिड्यूस करने के जो टारगेट वगैरह है ना, सेकंड कमिटमेंट पीरियड, बहुत सारी चीजें हैं, मैंने आप लोगों को पढ़ाई हैं, तो वो सारी की सारी चीजें हैं। इन शॉर्ट जो है यहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल सही आंसर। ये क्वेश्चन वाटर पोल्यूशन से है, 2025 में आया है। आइए देखते हैं पीपल एनवायरनमेंट से। विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल पैरामीटर्स ऑफ वाटर क्वालिटी। तो यहाँ पे जो वाटर क्वालिटी को जांचने के जो केमिकल पैरामीटर्स हैं, केमिकल वाली कसौटी है, रासायनिक कसौटी है, वो कौन सी है। तो वाटर क्वालिटी को जांचने की बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, जैसे फिजिकल पैरामीटर हो गया, केमिकल पैरामीटर हो गया, हार्डनेस वगैरह से जुड़ा हुआ एक हो गया, है ना। तो काफी सारे अलग अलग प्रकार की चीजें होती हैं जिससे हम वाटर क्वालिटी को डिटरमाइन करते हैं। तो यहाँ पे कौन सी केमिकल से जुड़ी है, रासायनिक, जो के पानी का जो रासायनिक विशेषताएं हैं उनसे जुड़ी हुई है। पीएच लेवल, हार्डनेस, टर्बिडिटी, डीओ एंड बीओडी। डीओ का फुल फॉर्म होता है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन घुला हुआ है, और बीओडी का मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी कितनी डिमांड है पानी में, यानी कितनी ऑक्सीजन कम है एक्चुअली पानी के अंदर, है ना। तो सही जवाब समझ लेते हैं, सही जवाब है सेकंड, ABDE। सबसे पहले पीएच लेवल, यानी कितना खारा है, कितना हार्ड है, कितना अम्लीय है, ये एक रासायनिक उसका विशेषता है। फिर भी हो गया हार्डनेस, सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर, तो ये भी जांचना रासायनिक में ही आएगा। फिर आ गया डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन एंड बीओडी, ये दोनों ही सारे रासायनिक, मतलब कि उनमें कौन कौन से केमिकल हैं, कौन कौन से नहीं है, तो ये सारे उसी से जुड़े। एक चीज है जो जुड़ी हुई नहीं है, वो है टर्बिडिटी। टर्बिडिटी मतलब है मटमैलापन, यानी कि कितना वेग है पानी में, कितने वेग की वजह से जो उसके कण हैं कितने मिक्स हो गए हैं चारों ओर के। तो टर्बिडिटी जो है वो फिजिकल में आता है, वो केमिकल में नहीं आता है, इसलिए सही जवाब है सेकंड ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, हायर एजुकेशन का, दिसंबर 2023 में आया है, और ये क्वेश्चन है हमारा स्वयं प्रभा के DTH चैनल से। आप सबको पता है कि स्वयं प्रभा के DTH चैनल्स हैं जो कि बढ़ते रहते हैं, पहले 32 थे, फिर 34 हुए, और अब जो है ये और बढ़ गए हैं। तो एग्जैक्ट नंबर अब क्या हो गया है कमेंट में जरूर से बता देना। बट यहाँ पे आप लोग मुझे बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यहाँ स्वयं प्रभा के अंदर जो चैनल नंबर 7 है उसके बारे में पूछा गया है। चैनल नंबर 7 का नाम है कौटिल्य। तो स्वयं प्रभा में जितने चैनल है सबके नाम है स्वयं प्रभा 1, 2, 3, 4, और इनको एक किसी वैज्ञानिक या एक सर्टेन फील्ड के जो किसी ने काम करा हो उसका नाम दिया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल चैनल नंबर 7 को कौटिल्य का नाम दिया गया है, और जिस व्यक्ति का नाम दिया गया है, ये व्यक्ति जिस सब्जेक्ट से संबंधित था, आपको ये इस नाम से समझ जाना है कि ये चैनल का जो नंबर है ये किससे संबंधित है ना। तो एक चैनल है जिसको आर्यभट्ट बोला है, तो आर्यभट्ट आपको पता है मैथमेटिशियन था, तो वो स्वयं प्रभा का जो चैनल नंबर है वो किससे संबंधित है, वो मैथमेटिक्स से संबंधित है। उसी तरीके से चैनल नंबर 7 जिसका दूसरा नाम कौटिल्य है, पूछा जा रहा है किन सब्जेक्ट से ये संबंधित है। इकोनॉमिक्स से, लाइब्रेरी साइंस से, कॉमर्स से, फाइनेंस से, या मैथमेटिक्स से। तो कौटिल्य की अगर बात करें, कौन था भाई, आपने नाम तो सुना होगा, लेकिन कौटिल्य वही था जिसे हम चाणक्य बोल सकते हैं। तो जो चाणक्य था आप सबको पता है एक राजनीतिज्ञ था, इसके अलावा इकोनॉमी में भी उनकी कई कोटेशंस जो हैं सोशल मीडिया पे चलती हैं, है ना। तो क्या क्या चीज़ें हैं जो कि इस चैनल में पढ़ाई जाती हैं। सबसे पहली है हमारी इकोनॉमिक्स, उसके बाद है कॉमर्स, और उसके बाद है फाइनेंस, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं इकोनॉमी से, यानी पैसों का इधर उधर होना, इकोनॉमिक्स होना, है ना, फाइनेंस होना, तो ये सब जो टॉपिक्स हैं ये इस चैनल पे पढ़ाए जाते हैं। तो सही जवाब हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा असेसमेंट चैप्टर से है। हम सब ने बेसिक जो कंसेप्ट है वो पढ़े हुए हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है, समेटिव असेसमेंट क्या है, लेकिन अगर हम थोड़ा और इसमें एडवांस जाएं तो कुछ और प्रकार के असेसमेंट्स होते हैं जिससे आजकल क्वेश्चंस आ रहे हैं।
तो यहाँ पे दो ऐसे प्रकार के असेसमेंट्स की बात की गई है, इप्सेटिव असेसमेंट एंड ऑथेंटिक असेसमेंट। तो इनको हम देख लेते हैं, इसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए हैं। पहला दिया है इप्सेटिव असेसमेंट के बारे में, कह रहा है इप्सेटिव असेसमेंट वो होता है जिसमें हम किसी स्टूडेंट की जो करंट परफॉर्मेंस है उसे उसी स्टूडेंट की पिछली परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, उसने किसी टेस्ट में कुछ परफॉर्म करा, कुछ महीने बाद उसका फिर से टेस्ट लिया गया। अब जो दोबारा उसका टेस्ट लिया गया उसे उसी की पिछली टेस्ट की परफॉर्मेंस से कंपेयर करके समझा जाता है कि कितनी लर्निंग हुई है या कितनी लर्निंग नहीं हुई है। तो ये बात सही है, इप्सेटिव असेसमेंट का यही मतलब होता है। दूसरा स्टेटमेंट है ऑथेंटिक असेसमेंट के बारे में। यहां कह रहा है ऑथेंटिक असेसमेंट असेसमेंट लेने का एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम उन्हीं स्किल्स और एबिलिटी को टेस्ट करते हैं जो कि वाकई रियल लाइफ सिचुएशन में कोई स्टूडेंट अप्लाई करने के काबिल हो पाया है ना। तो रियल लाइफ में यदि आप कोई स्किल यूज कर पाते हैं तो उसे अगर टेस्ट किया जाए तो वो कौन सा असेसमेंट कहलाता है, ऑथेंटिक असेसमेंट। इसीलिए इसका नाम है ऑथेंटिक, यानी वाकई जब आप कोई स्किल प्रैक्टिकली भी यूज कर पाते हैं ना तो उसे जांचने के लिए ये असेसमेंट किया जाता है। और ये भी स्टेटमेंट सही है, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ये क्वेश्चन देखते हैं, जनवरी 2025 से टीचिंग पेडागोजी का क्वेश्चन है। यहाँ कह रहा है पेडागोजी रिफर्स टू, पेडागोजी का क्या मतलब है टीचिंग एप्टीट्यूड में। पहला ऑप्शन है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जो टीचिंग और लर्निंग का जो प्रोसेस होता है वो उसको हम कहते हैं पेडागोजी। चाइल्ड साइकोलॉजी, एक छोटे बच्चे की क्या मानसिकता है, क्या उसका मनोविज्ञान है। टीचिंग मेथड, किस तरीके के हम मेथड यूज कर रहे हैं वो पेडागोजी में आता है। और एवेल्युएशन एंड मेजरमेंट ऑफ लर्निंग, यानी कि किस तरीके से लर्निंग को हम मापते हैं, उनको उसको एवेल्युएट करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, ये आता है। तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है लेकिन सही जवाब है टीचिंग और लर्निंग जो प्रोसेस है वो हमारा पेडागोजी कहलाता है। अब क्यों है, थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। Pedagogy refers to the art and science of teaching, including the strategies, method and approaches used in the teaching learning process। तो pedagogy में सारी चीजें आ जाती हैं जो कि लर्निंग या टीचिंग से रिलेटेड होती हैं, चाहे वो स्ट्रैटेजी बनाना हो, चाहे वो जो तरीके आप यूज कर रहे हैं, है ना, कुछ भी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में यूज होता है वो सारा का सारा पेडागोजी है। And it encompasses how teacher deliver knowledge, engage student and facilitate learning effectively। यानी कि जो पूरा प्रोसेस है, चाहे टीचर वो लेक्चर देने से स्टार्ट करे, बच्चों को एंगेज करे और फाइनली उनको लर्निंग करा के छोड़े, ये सब कुछ पेडागोजी का पार्ट होता है। इसलिए जो पूरा टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस है ये पेडागोजी में आता है और पहला ऑप्शन सही है। सो गाइज, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, बिल्कुल आइडिया लग गया होगा किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। और अगर आप मुझे फॉलो करते हैं, अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो भैया कर लो, इससे आपको पूरा पेपर उनका अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा, सब कुछ सॉर्टेड आउट हो जाएगा। और इसके अलावा अगले बार की तैयारी कर रहे हो दिसंबर की, तो कोर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो डेमो है वो आपको इस पे चैट करके मिल जाएगा, इस व्हाट्सएप नंबर पे। तो वो भी ज़रूर से एक बार डेमो देख लेना, तो आपको बहुत बेहतर तरीके से आइडिया हो जाएगा। कुछ भी ऐसा बुक वगैरह लेने की, इधर उधर घूमने की, या कुछ भी ऐसी अफवाहों में आने की कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हम कैसे निकालें, मतलब बड़ी बड़ी बातों में नहीं आना है। हम लोग यहाँ पे बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें करते हैं और बहुत ही सच्चे मन से प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिस कर करके अपने आप को बेहतर बनाते हैं, ठीक है। तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट कर लेना। और टेस्ट सीरीज़ लेनी हो या इसका डेमो देखना हो या कोर्स के लेक्चर्स जो कि इसमें फ्री में अवेलेबल है उन्हें देखना हो कि इंटरफेस कैसे काम करता है, तो यहाँ पे कांटेक्ट कर लेना। चलो गाइस, आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।